क्या हमास एक आतंकवादी संगठन है? क्या हमास के द्वारा लोग जो मर रहे हैं वो सारे बेकसूर हैं और इजराइल जिन लोगों को मार रहा है वो सारे कसूरवार हैं? आज बात इसी पे करेंगे। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी गलती है कि सरकार ने विपक्ष से राय मशवरा नहीं लिया। जाति सूचक शब्द का आज कोई इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि उसे डर है कि अगर वो करेगा तो उसे सजा होगी। कि कैसे पुलवामा में आतंकवादी घुस गए, क्या यह आपकी इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं था? इसे आप क्यों नहीं स्वीकार करते? हमास ने इजराइल पे हमला किया, बहुत बर्बरता से लोगों को मारा, महिलाओं का रेप किया, बच्चों को जला दिया, एक म्यूजिक फेस्टिवल को पूरी तरह से तबाह कर दिया। यकीनन उन दृश्यों को देखकर किसी भी आदमी के आंखों से आंसू आ जाएंगे और कोई भी सोचेगा कि कैसे लोग हैं हमास के, कैसे आतंकवादी संगठन है हमास का, जिस पे दया की 1% भी भावना नहीं। मगर क्यों उन्हीं लोगों को इजराइल द्वारा किया जा रहा आतंक दिखाई नहीं देता? सवाल इस पे है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो पूरी मीडिया में फलस्तीन के प्रति पक्षपात किया जा रहा है, इजराइल को ऐसे दिखाया जा रहा है कि इजराइल पूरी तरह से बेकसूर है, उस मिथ को तोड़ा जाए। मैं पहले ही कह रहा हूं कि हमास जैसे आतंकी संगठन का कहीं भी सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, कहीं भी उसके कृत्यों को जस्टिफाई नहीं किया जा रहा है, मगर साथ ही साथ इजराइल पे सवाल पूछने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप वीडियो देखिए। दरअसल हमारे देश में दो तरह के लोग हैं। एक वो है जिन्हें अपनी जानकारी गोदी मीडिया से मिलती है और दूसरे वो लोग हैं जिन्हें हम अक्सर लिबरल्स कहते हैं। ये लोग अपनी जानकारियों के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अमेरिकी अखबारों पर भरोसा करते हैं और इजराइल फलस्तीन पर कहीं ना कहीं जो काम गोदी मीडिया कर रहा है भारत का, वही यूएस का गोदी मीडिया भी कर रहा है। जो लोग आज इजराइल के साथ खड़े हैं उन्हें एक क्षण के लिए सोचना चाहिए कि क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस जंग में फलस्तीन का साथ दिया, क्यों महात्मा गांधी ने कई लेख लिखे फलस्तीनियों के हक में, क्यों भाजपा के ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खड़े होकर जोरदार भाषण देते हुए फलस्तीनियों का समर्थन किया। यहां पे एक बात को साफ कर देना बहुत जरूरी है। हमास एक आतंकवादी संगठन है, बिल्कुल है। हमास ने जो किया उसे कोई भी ठीक नहीं ठहरा सकता, मगर दिक्कत यह है कि हमारे देश के लोगों को ना फलस्तीन का इतिहास पता है, ना उसका भूगोल पता है, लेकिन सब के सब चले हैं इजराइल के समर्थन में गीत गाने। असल में अपनी कहानी शुरू होती है यूरोप से। यूरोप में सदियों से ज्यूज यानी यहूदियों का शोषण होता आया है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बहुत से क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट को जिसने मारा वो यहूदी लोग ही थे। अब ज्यूज पे जब अत्याचार यूरोप में बढ़ना शुरू होता है तो ज्यूज 20वीं शताब्दी के शुरुआत से पहले ही फलस्तीन में आना शुरू करते हैं। दरअसल तब इनका नारा हुआ करता था पीपल विदाउट लैंड, लैंड विदाउट पीपल। फलस्तीन की बहुत सी लैंड बंजर थी, वहां कोई रहता नहीं था। और ज्यूज के धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अब्राहम को ईश्वर ने, अब्राहम और अब्राहम के वंशजों को फलस्तीन की जो लैंड है वो दी थी। तो यहूदियों का ये कहना है क्योंकि हमारी धार्मिक पुस्तक में ये बात लिखी है तो इस जमीन पर हमारा हक है। मगर फलस्तीन में तो पहले से अरब रह रहे थे, मुसलमान रह रहे थे। तो जब ये लोग इजराइल यानी फलस्तीन पर आए तो फिर फलस्तीनी कहां गए? दरअसल शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं थी। 1915-1919 तक इजराइल और फलस्तीन ये जो जगह है इनमें यहूदियों की तादाद, पॉपुलेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। 1915 में ऑटोमन एम्पायर को तबाह करने के लिए ब्रिटिशर्स ने फलस्तीनियों से भी एक बात बोली और इजरायलियों से भी एक बात बोली। उन्होंने सिंपली ये कहा कि आप लोग हमारा साथ दो, ऑटोमन एम्पायर को हराने में हम आपको आपकी जमीन देंगे। यानी उन्होंने अरबों से भी ये कह दिया कि अरबों को फलस्तीन मिलेगा और इजराइल से भी बोल दिया कि यहूदियों को इजराइल मिलेगा। तो 1917 में सिर्फ ज्यूज की पॉपुलेशन इजराइल जो आज है तब फलस्तीन में मात्र 6% थी, यानी मात्र 6%। एक बार इस नंबर को गौर से समझिए, केवल 6% यहूदी रहते थे फलस्तीन की जमीन पर। अब क्या होता है? अब 1918 से 1948 के बीच में यहूदियों पर यूरोप में अत्याचार और बढ़ने लगता है, यहूदियों को और सताया जाता है। तो यहूदी क्या करते हैं? यहूदी फलस्तीन की तरफ आते हैं, फलस्तीन की तरफ आके बसना शुरू करते हैं। अब 1948 आते आते एक ऐसी सिचुएशन हमारे सामने है जहां पर इजराइल भी उसी जमीन पर दावा कर रहा है जिस जमीन पर अरब दावा कर रहे हैं, जिस जमीन पर पहले से अरब रहा करते थे। 8 जुलाई 1948 को ब्रिटेन फलस्तीन में 2 कंट्री बनाने की बात कहता है, एक फलस्तीन की, एक इजराइल की। और कंट्री कैसे बनेगी ये यूएन को दिया जाता है डिवाइड करने।
अब यूएन एक प्लान लेके आता है, बोलता है ये हिस्सा फिलिस्तीन के पास जाएगा, ये हिस्सा इजराइल के पास जाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अरब इस बात को स्वीकार नहीं करते। वो लोग कहते हैं जमीन पे तो हम लोग रहते थे, यूरोपियंस ने यहूदियों को सताया और उसके बाद यूरोपियंस ही हमारी जमीन पर यहूदियों को बसाने चले हैं, इसे हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। तो वो लोग इजराइल के ऊपर हमला बोल देते हैं। मगर कमाल की बात यह होती है कि इजराइल जंग जीत जाता है। तब से लेकर आज तक आप कह सकते हैं कि फिलिस्तीन के हर एक चीज पे इजराइल का कब्जा है। आज फिलिस्तीन दो भागों में बटा हुआ है, एक वेस्ट बैंक में और एक गाजा में। वेस्ट बैंक कंपैरेटिवली मॉडरेट सरकार के हाथ में है, जबकि गाजा में हमास जैसे आतंकी संगठन का कंट्रोल है। अब आप ये सोच रहे होंगे क्योंकि वेस्ट बैंक में कंपैरेटिवली मॉडरेट सरकार है तो इजराइल उनके साथ वार्ता करता होगा, संपर्क करता होगा। जी नहीं, इजराइल वहां पर भी उनकी लैंड को कब्जाने में लगा है। आज इजराइल ने 60% वेस्ट बैंक की लैंड पर अपने सेटलमेंट्स बना लिए हैं। तो इसमें भारत का क्या स्टैंड रहा है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और मोटा मोटा मैंने आपको इतिहास समझाने की भी कोशिश करी। अब यहाँ पे ये बात समझनी जरूरी है कि कहीं भी बेगुनाहों का खून बहे तो वो चीज गलत है, बेहद गलत है, उसे कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। हमास यकीनन आतंकी संगठन है, मगर जो ये मीडिया में दोगलापन है और जिसकी वजह से जनता के दिमाग में दोगलापन जाता है कि वो इजराइल की जो मौतें हैं उस पर तो आंसू बहाते हैं और फिलिस्तीनियों को ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे सभी के सभी फिलिस्तीनी आतंकवादी होंगे। क्या आप जानते हैं गाजा में 50% जो पॉपुलेशन है वो बच्चों की है। उन बच्चों का क्या कसूर? क्या उन्होंने हमास को चुना कभी? क्या उन्होंने कभी हमास का समर्थन किया? क्या उनका कोई फ्री विल नहीं है? क्या उनके दर्द को कोई नहीं समझेगा? इस बात को यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। तो हमास का कभी समर्थन ना करें, मगर इजराइल से भी सवाल जरूर पूछे, क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है और इजराइल एक नेशन स्टेट है। धन्यवाद।